हाँ, तो इस कविता को पढ़ते हुए जिन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए वो पहली बात तो ये है कि कविता का आपने पाठ कर लिया। मैं भी एक पाठ कर ही देता हूँ आपके सामने। और पाठ करते हुए ये है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। अब देखिए कि दो तीन चीज़ें इस कविता में, इस छोटी सी कविता में गौर करने लायक है। एक तो ये देखिए कि जब जब देखा, देखने का इस्तेमाल कैसा है कि देखा, लोहा देखा, तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, चलते देखा। आप देख लीजिए कि मुश्किल से 3-4 पंक्तियां छोड़ दीजिए तो सारी पंक्तियों में देखना और देखने के साथ एक क्रिया शामिल है। देखना भी एक क्रिया है और वो जो घटित हो रहा है वह भी एक क्रिया है। किसी का तपना, किसी का ढलना, किसी का गलना, है ना, किसी का चलना, यह भी क्रिया है। और इसका दृष्टा है कौन? कवि। कवि ने कहा कि मैंने उसे देखा, यानी ये सब कुछ घटित हो रहा है और इसे कौन देख रहा है? इस होने को कवि देख रहा है। जैसे कि कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं उसकी इन सारी क्रियाओं का साक्षी हूँ। और एक मौके पे नहीं, अनेक मौके पे, एक बार नहीं अनेक बार मैंने उसे देखा है। जब जब देखा है, जब भी देखा है, मैंने उसे इन्हीं रूपों में पाया है। इसलिए वो जो बात कह रहे थे, सुलभ ने कही थी ना कि वो बात की कई सारी छवियाँ, बहुत सारे सेट्स जो हैं वो जीवन के और स्त्री जीवन के हैं। एक तो ये है कि अलग अलग रूपों में, यहाँ भी आप जिस रूप में बैठी है यह भी क्या है? उसी में से कोई एक सेट, कोई एक छाया उसकी, कोई एक रूप उसका है। घर में जो माँ है, जो सुबह से लेकर के रात तक एकदम कारण कि उसकी एड़ियों की रगड़ से पृथ्वी जैसे कि जागती है और वहाँ से लेकर के और निशित की बेला से वो एकदम बेला तक भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है। उसको देखिए, वो भी आपको लगेगा कि वो इसी तरह से चलती है जैसे कि जीवन कवि ने बताया है, उसी तरह से और। तो अगर इस कविता में जाएंगे तो एक तो ये है कि वीरांगना जो कि इसका शीर्षक है, इसको रख करके इस कविता को पढ़ेंगे तो स्त्री जीवन का जो पूरा का पूरा वैविध्य है, उसके जो ढेर सारे शेड्स है वो हमारे सामने आते हैं। जब जब में मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब भी मैंने देखा है उसे, तो उसे इसी तरह से देखा है, संघर्षरत देखा है, श्रमरत देखा है, उसे इसी तरह से तल्लीन देखा है। तो ये जो संघर्ष का पक्ष है, जो श्रम का पक्ष है, यह जो तल्लीनता है जीवन के प्रति। दूसरा क्या है कि बुंदेलखंड, कवि बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड की ही कहानी है किसकी? जाहिर सी बात है कि रानी लक्ष्मीबाई की। बुंदेलखंड की ही कहानी है झलकारी बाई की। ये तमाम जो उनके साथ लड़ने वाली स्त्रियां थी बुंदेलखंड की थी। एक बुंदेलखंड के पुरुषों का चित्र खींचा जब उन्होंने, तो कहा कि हट्टे कट्टे शरीर वाले ये सारे लोग और पान सुपारी खाने वाले ये लोग और इधर से। लेकिन जब वो स्त्री के जीवन में आते हैं तो उसे दूसरी तरह से देखते हैं। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, जैसे कि आप हरियाणा की तरफ बढ़ जाइए, पंजाब की तरफ बढ़ जाइए, तो आप देखेंगे कि श्रम में सबसे अधिक भागीदारी किसकी है? स्त्री की है। हमारे यहाँ उत्तर के हिस्से में और ख़ास तौर से पूरब में, ये पूर्वांचल से लेकर के बिहार तक का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर भी स्त्री की भूमिका है। लेकिन यहाँ स्त्री की भूमिका घर के अंदर ज़्यादा है, घर के बाहर कम है। निम्न वर्ग की स्त्री अगर नहीं है, मध्यम वर्ग की है तो। पर हरियाणा में, पंजाब में या नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे तो श्रम में सबसे अधिक भागीदारी किसकी है?
घर से लेकर के, खेती से लेकर के, मवेशी से लेकर के तमाम चीज़, यहाँ तक कि पैसा कमाने तक का भी जिम्मा जो है स्त्री के पास है। तो स्त्री का जो ये श्रम है, उस पूरे श्रम को जैसे कि याद किया, पुरुष जो है उससे थोड़ा अलग किया, ये शीर्षक देकर उस चीज को भी याद किया। या उस आप अपने मोबाइल साइलेंट क्यों नहीं रख रहे हैं, उस चीज को भी याद किया जिसमें ये कहा कि माना जाता है कि जो लड़ाई लड़े वही वीरांगना है, जो लड़ाई लड़े वही वीर है, जो युद्ध के मैदान में जाए दुश्मनों से दो दो हाथ करे उसी को वीर या स्त्री रूप में है तो वीरांगना कहते हैं। तो उसकी पूरी परिभाषा बदल दी कि वीरांगना सिर्फ वो नहीं है कि जो लड़ाई लड़ती हो, जो युद्ध के मैदान में जाती हो, जो तलवारबाजी करती हो। वीरांगना के कई रूप हो सकते हैं। असल बात यह है कि हर आदमी अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ रहा है। इस कविता को और अच्छे से आप समझ पाएंगे तब जब आप मोर्चे पे उनकी कविता पढ़ेंगे। और जैसे ही उस कविता का पाठ आएगा, आप याद रखिएगा कि उस कविता को पढ़ते हुए ये कविता उस कविता में शामिल रहेगी कि वो कवि कहता है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अलग अलग मोर्चे पे। आप अलग मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, कोई आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है और उससे संघर्ष कर रहा है तो वो भी एक लड़ाई लड़ रहा है। हम भी अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा होता है। तो जो लड़ाई लड़ रहा है ये जरूरी नहीं कि वो तलवार से लड़ रहा हो, कोई मानसिक उठापटक का शिकार हो, कोई आर्थिक संकट का शिकार हो, कोई घर के रवायतों का शिकार हो, ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव माइंडसेट का शिकार हो और उससे लगातार जूझ रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, या आप सड़क पर चलते हुए वो जो सामाजिक जो पूरा का पूरा जो व्यवहार है उससे आप लड़ रहे होते हैं, जीवन से संघर्ष कर रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो लड़ाई तो हर आदमी लड़ रहा है ना, वो पुरुष हो या स्त्री, सब लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लड़ाई सिर्फ वो जो कि तलवारों से या बंदूकों से लड़ी जाए। तो इसको भी केदार जी क्या करते हैं, इस शीर्षक को रखते हुए एक तरह से उसको दरकिनार करते हैं। ये अवधारणा जो है तोड़ते हैं कि लड़ाई लड़ने का मतलब या जो है वीरांगना का मतलब या वीर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप तलवारबाजी करें, आप बंदूकें चलाएं, आप युद्ध में जाकर के दुश्मनों का मुकाबला करें। एक तो ये हो गया। तो हर अलग अलग फेज पर, अलग अलग जगह पर लड़ाइयाँ चल रही हैं और उन लड़ाइयों में हम शामिल हैं। दूसरा ये है कि अगर शीर्षक को हटा दे थोड़ी देर के लिए और तब कविता का पाठ करें, तो मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या ये वीर के साथ भी उतना ही आएगा, या जैसे वीर जैसा कुछ हटा दे या वीरांगना जैसा कुछ हटा दे, ये शीर्षक ही हटा दे या वीर भी ना रखे, तो क्या ये जो पंक्ति है, ये छोटी छोटी जो पंक्तियां हैं, ये आपका ध्यान किसी युद्ध मैदान की तरफ ले जाएंगी? नहीं। फिर क्या है कि जो तपने की प्रक्रिया, जो गलने की प्रक्रिया, जो ढलने की प्रक्रिया और चलने की प्रक्रिया, ये फिर अपने अलग अलग अर्थ में आ जाएंगे। और ये किसी के साथ आ सकते हैं, ये स्त्री के साथ आ सकते हैं, ये पुरुष के साथ आ सकते हैं, और अगर इसे व्यक्ति के दायरे से बाहर निकाल करके सामूहिकता के दायरे में ले जाएंगे तो ये किसी भी प्रतिरोधी जो है क्या है संघर्षशील समूह के ऊपर भी लागू हो सकते हैं। ये अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो लोहा महत्वपूर्ण है। क्यों? ये लोहा है क्या? लोहे को कैसे समझते हैं हम? लोहे को समझा कैसे जा सकता है? जब तक आप लोहे का भेद न खोलेंगे तब तक ये कविता आपकी मुट्ठी में नहीं आएगी। लोहा ठीक है, संघर्ष का प्रतीक है, श्रम का प्रतीक है। कैसे संघर्ष श्रम का प्रतीक है? लोहा कहने से क्या हो गया? लोहा किन लोगों का प्रतीक है, या लोहे को किन लोगों ने जो है अपना प्रतीक चिन्ह बनाया, इसको देखने की जरूरत है।
जब इसको आप देखेंगे समझेंगे तब इस कविता को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई वो ये बताई कि वीरांगना और वीर, इन दो शब्दों के शीर्षक को रख करके आप इस कविता को देखेंगे तो अलग अलग अर्थ मिलेगा। दूसरा मैंने ये बताया कि यहाँ युद्ध या ये जो एक रूढ़ अर्थ है उसको कवि क्या करता है, तोड़ता है और जीवन के अलग अलग फेज में जो जैसे जिस तरह से है, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसकी फतह, उसकी जीत या उसकी, ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह से वो जीत ही गया, लेकिन कम से कम वो जो प्रक्रिया है संघर्ष की उसको दिखाता है। अब सवाल है कि लोहा क्या है? लोहे पर कितनी कविताएं पढ़ी हैं आपने? आप जानते ही हैं कि लोहा का प्रतिनिधित्व कौन करता है। लोहा का प्रतिनिधित्व या लोहा जिसके साथ जुड़ा है वो सारा के सारे जो है श्रमशील लोग हैं। एक श्रमशील समाज, हसुआ, हथौड़ा, कुदार, फावड़ा, ये सब हल, ये सब किसके संगी साथी है? कौन इनका इस्तेमाल करता है? लोहे के साथ कौन चलता है? तो लोहे को समझाने के लिए कि दरअसल लोहा होता क्या है, मैं आपके सामने विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता पढ़ूंगा और वहाँ से समझाऊंगा कि लोहा क्या है, और फिर उसके बाद इस कविता में वापस आऊँगा। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, इस कविता को सुनिए। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा वो कहेगा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ध्यान रखिए कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करछुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धसा हुआ, वह बोलेगी झटपट झटपट झटपट। पूछूंगा बताओ कहाँ कहाँ लोहा है, वो कहेगी कि चिमटा, करछुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धसा हुआ, यहाँ 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 लोहा है। रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। फिर याद करते हुए कहेगी एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। यहाँ से कविता देखिएगा कि मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काड़ी, डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई बेला डीला, जगह जगह लोहे के टीले, जगह जगह लोहे के टीले। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। और इसके बाद जो कविता है उसे जोड़ लीजिए अपनी कविता से और फिर देखिए कि कविता का अर्थ कहाँ पहुँचता है। कि इसी तरह जो है इस घटना से, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली
लोहा जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। कुछ फर्क पड़ा? अब कविता को देखने का, अब वापस से उस कविता पे आइए। विनोद कुमार शुक्ल ने बता दिया कि हर मेहनत कश आदमी क्या है? लोहा है। हर दबी सताई हुई और उसमें संघर्ष करती हुई स्त्री या औरत क्या है? लोहा है। और लोहा को जब बिटिया याद करती है तो घर के आसपास के चीज़ों में याद करती है, और लोहे को जब याद दिलाता है कवि तो फिर उसे बताता है कि ये जो बसुली है, ये जो टांगी है, ये जो खुरपी है, ये जो कुदारी है, ये जो जितनी चीज़ें हैं श्रम से जुड़ी वो सब लोहा है। और ये जाहिर सी बात है कि इस लोहे का एसोसिएशन, इसका साथ सन किसके लिए जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? ये जुड़ा हुआ है उसके साथ जिसे जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, उस वर्ग के साथ। तो अगर लोहा हर मेहनत कश है, अगर लोहा हर दबी सताई या संघर्ष करने वाली स्त्री है, तो फिर अब जब केदार जी ये कहते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। अब मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा मतलब क्या है? अब इसके दोनों अर्थ लगा लीजिए कि मैंने उसको मेहनत कश, संघर्ष करती हुई, दबी सताई हुई, लेकिन लगातार उससे बाहर निकलने का प्रयास करती हुई, अपने जीवन को उससे बाहर निकालने के लिए एक तरह से जो है साधनारत, एक तरह से संघर्षरत उसको, तो ऐसे ही देखा। तो ये कविता का एक अलग पक्ष है। शीर्षक के साथ जाइए तो, न जाइए तो, स्त्री के साथ जाइए तो, या पुरुष के साथ जाइए तो, व्यक्ति के साथ जाइए तो, या समूह के साथ जाइए तो, प्रतिरोध करती हुई ताकतों के साथ जाइए तो भी इसके अलग अलग अर्थ है। तब कवि ये कहता है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। लोहा क्या है? लोहा यहाँ प्रतीक है। लोहा यहाँ क्या है? लोहा प्रतीक है किसका? मेहनत का, मजूरी का, संघर्ष का, यातना से उबर आने का, उससे बाहर निकलने का, टकराने का, हौसला का, ताकत का, साहस का, सब कुछ का। तो जब भी मैंने उसे देखा है, उसे लोहे की तरह देखा है, एकदम से जैसे कि मजबूत, एकदम से जैसे कि क्या है? प्रतिरोध में, एकदम से जैसे कि क्या है? साहस और संघर्ष के साथ। और कवि कहता है आगे कि लोहा जैसा तपते देखा। लोहे की खूबी होती है, और लोहे की खूबी ये होती है कि लोहे को आप जब बहुत हाई टेम्परेचर पर जब उसको आप डालते हैं, तपाते हैं, तो भी उसके अंदर से कुछ उरुदन की आवाज़ नहीं आती। वो आराम से उस भट्टी में भी अपने को जैसे कि क्या है? वो झोंक देता है। अब स्त्री के साथ अगर इसको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहा कि वो अपने को किसी भी विषम परिस्थिति में अपने को क्या कर देती है? झोंक देती है। और इतिहास ही रहा है कि उसे हमेशा ऐसी ही परिस्थितियों में झोंका गया है। स्त्री के लिए या बेटियों के लिए कुछ नया नहीं है ये। उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा करके रख दिया जाता है जिस दुनिया का उसे कोई ए और बी पता नहीं है, जिस दुनिया की उसको कोई ठीक ढंग से जानकारी नहीं है, उस दुनिया में भी उसे रख दिया जाता है। लोक में मुहावरे बने और लोगों ने ये कहा कि बेटियां बहुत इस मामले में जो है सहज होती हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में ढल जाती हैं, किसी भी परिस्थिति में ढल जाती हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी विशेषता के तौर पर शायद ही समाज ने उसे देखा। ये माना उन्होंने जो कुछ स्वीकार कर लिया
और कभी प्रतिरोध नहीं किया, कभी इफ बट नहीं किया, कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं, जहाँ जैसे रखा गया वहाँ वो रह गई, तो लोगों ने इसे उस स्त्री की एक विशेषता के तौर पर देखा और कहा कि भाई वे तो किसी भी परिस्थिति में ढल जाती हैं, जैसे रखो रह लेंगी, जो बोलो सह लेंगी, जो कहो सुन लेंगी, जो खिलाओ खा लेंगी, नहीं खिलाओ रह जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, कोई प्रतिरोध नहीं करेंगी। ये जो सामाजिक पूरी की पूरी जो स्थिति है, इस स्थिति को समझिए और उस मुहावरे के उस पूरी बुनावट को भी समझिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो हमें ऐसे सिखा दी जाती और बता दी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ों के पीछे का जब मनोविज्ञान या उसके पीछे के षड्यंत्र को हम नहीं समझते, तो हम उसे, जब कोई हमें वो बात कहता है तो हम उसे अपने को जैसे कि अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उल्लास में होते हैं और हर्षित होते हैं कि वाह, हमारे लिए कितनी अच्छी बात कही गई कि हम किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में रह लेते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में जरा एक बार गर्दन न करके देखिए, जरा एक बार अपनी चुप्पी तोड़ करके देखिए, जरा एक बार आंखें तरेर करके देखिए, जरा एक बार एकदम मुक्का मार करके कहिए कि नहीं, तो भी क्या दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी इस नौक के कहने के पहले थी। तो भी क्या आसपास में थोड़ी बहुत हलचलें होंगी या नहीं होंगी, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, माता पिता से लेकर के समाज से लेकर के इवन इधर जो खड़ा है उसका भी सलूक बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। चरित्र से ले करके और आपके परवरिश तक पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अच्छी परवरिश किसे माना गया? उसे माना गया कि पिता जो कहे, माता जो कहे, बेटी वो एकदम बगैर किसी इफ बट करके सुनती चले जाए, भाई जो कहे वो सुनती चले जाए, तो माना जाता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी और संस्कार वाली परवरिश है। इसके आगे अभी नहीं कहूँगा, जब मीरा पढ़ाऊँगा सेकेंड ईयर में तब कहूँगा, अभी सब कह दूँगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये समझिए और इसको समझ करके फिर आइए कविता में। मैं कविता में आपको लेके जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा, फिर लेके जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा। और फिर मैंने कहा था आपसे कि ये कविता ठीक ठीक वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जैसे कि आपने पढ़ दी कि साहब वो गलती है, वो तपती है, वो चलती है, जैसे ऐसा नहीं। इसके आगे बहुत कुछ है जो कहा नहीं जा रहा है, उसके पीछे कहा गया है। तो कहा कि जो लोहे की एक खूबी होती है कि उसे किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए, किसी भी टेम्परेचर पर रख दीजिए, जाहिर सी बात, और रख करके क्या करिए, जिस सांचे में चाहिए उस सांचे में ढाल लीजिए। भट्टी तो आपने देखी ही होगी लोहार की, और नहीं देखी होगी तो आजकल बहुत सारे रील्स बने हुए हैं जिसमें आप डालिएगा कि जो है आयरन कैसे बनता है या स्टील कैसे बनता है, तो वो आपको दिखाएंगे उस पूरे के पूरे उस उद्योग को दिखाएंगे, उस कारखाने को जहाँ पर कैसे वो जो है हाई टेम्परेचर में उसको जो है क्या किया, पहले उस जो हार्ड है, जो ठोस है, उसको रब में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद जिस भी सांचे में, ऐसे सांचे में रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे सांचे में रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे सांचे में रखेंगे तो वैसा हो जाएगा, हो जाता है। तो मैंने उसको तपते देखा, गलते देखा। जब तपेगा तो क्या होगा, गलेगा, और गलेगा तो ढलेगा। तपना, गलना, ढलना, ये लोहे की एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, एक साथ, कि जब तपेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, वो गलेगा, और गलेगा तो फिर क्या है, वो ढलेगा। अब तपने का क्या है कि विषम परिस्थिति का सामना, ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल अनुकूल ना हो, जो प्रतिकूल हो, और उस प्रतिकूल में क्या है, जब आप क्या करेंगे तो आप उसमें रहते हुए क्या, आपको संकट भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और होता क्या है कि अब जो ढलना है, इस ढलने में कोई ऐसा होगा कि तपने को हम मुहावरे के रूप में या लोक में ऐसे लेते हैं कि वो बहुत तपा है, जो जीवन की खाक छान कर तपा है, या जो धूप। केदार जी ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखते हैं जिसमें बताते हैं कि जो तपा है वही निखरा है। मौलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, चांद जस विधि अवतारा, दिन ही कलंक नहीं उजरा वारा। और जो लग ही जो है कलंक न पढ़ी तो लगी, मतलब सोने में तब तक चमक नहीं आती है जब तक उसको क्या है, कोयले में तपाया नहीं जाता। ये तो कहा ही गया कि जो तपेगा, जो संघर्ष करेगा, क्या है, सौंदर्य उसी का निखरेगा, सौंदर्य उसी का निखरेगा। तो इससे जोड़ा कि ये स्त्रियां हैं जो किसी भी परिस्थिति में इनको रख दो। एक दूसरा ये कि किसी भी परिस्थिति में रहते हुए, अपनी अपनी तरह की परिस्थिति में रहते हुए ये संघर्ष करती हैं, और इस संघर्ष की भट्टी में तपते हुए वो जो है अपने को एक साँचे में ढाल लेती हैं, और एक साँचे में ढाल करके जो है क्या है, अपने जीवन को जीती है। क्या हर मेहनत कश आदमी क्या है, जीता है, या कम से कम जीने लायक अपने को बना लेता है। कहा कि ढलते देखा, इसलिए आप देखिएगा कि मैंने उसको, ये आइडेंटिफाई नहीं है किसको, यानी कि किसी को भी, अगर वीरांगना है तो उस स्त्री को, वीर है तो पुरुष को, दोनों नहीं है तो जेंडरलेस आप किसी को भी मान सकते हैं कि किसी को भी कहा गया। और ये क्यों ही कहे आज के समय में कि किसी स्त्री को ही और किसी पुरुष को ही, क्या किसी उसको भी कह सकते हैं जो जिसका कोई जेंडर नहीं है, उसे भी तो कहे, जो ट्रांसजेंडर है, क्या उसका संघर्ष नहीं है, उसकी परिस्थितियां नहीं है, वो अपने मोर्चे पे लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, बहुत भयानक तरह की लड़ाइयाँ लड़ता है। उसकी लड़ाइयाँ तो इस तरह की है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो आप वेब सीरीज ताली देखते हुए या मूवी हड्डी देखते हुए रियलाइज करेंगे कि उसकी लड़ाइयाँ किस तरह की हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, इस लड़ाई के पीछे आप देखिएगा कि उसकी भी लड़ाइयाँ मान लीजिए, केवल उसी की नहीं, तो आपको दिखाई देगा कि संघर्ष वहाँ भी है। अब जो ये संघर्ष है, तो एक तो ये है कि उसको देखा, और जब देखा, इतनी बात कह दिया कि जिस भी परिस्थिति में जब भी देखा, इस अवस्था में, उस अवस्था में, उस अवस्था में, उस अवस्था में। अब जब देखा को भी क्या है, अलग अलग हिस्सों में बांटिए। जब देखा अगर एक अवस्था ही है, बचपने में देखिए, किशोरावस्था में देखिए, तरुणावस्था में देखिए, युवा अवस्था में देखिए, प्रौढ़ावस्था में देखिए, वृद्धावस्था में देखिए। जब भी देखा उसे क्या देखा, उसे इसी तरह से संघर्ष करते हुए ही देखा। और किनारे किनारे होकर उसको बैठाओ तो इतनी तो जगह है, कम से कम इतना तो देखा। अगर स्त्री के साथ ही जोड़ करके देखें तो आप ये भी देखेंगे कि स्त्री का संघर्ष तो इससे समझिए कि वो लंबे समय तक आइडेंटिटी लेस रही, उसकी कोई अपनी पहचान नहीं रही। आपने अपने सर्टिफिकेट पे अपने स्कूलों में अपने माँ का नाम डाला, हो सकता है कि आपके पिता अर्बन इलाके में रहते हों और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हों तो उन्होंने माँ का नाम डाला होगा, लेकिन अपने पिता और अपने दादा से पूछिए कि माँ का नाम जैसा कुछ था क्या, पूछिए कि उनकी माँ का नाम क्या था। मुझे लगता है कि धुंधली सी कोई स्मृति उनके मन में होगी और बहुतों के पास होगी भी नहीं। माँ का नाम पूछा नहीं जाता था, सब लोग पूछते नहीं थे। वो तो किसी की बेटी होती थी, फलानमा की बेटी, फलानमा की पत्नी और फलानमा की अम्मा, यानी कि किसी XYZ की बेटी होती थी वो, किसी XYZ की पत्नी होती थी वो, और किसी XYZ की अम्मा होके ही इस संसार से चली जाती थी। हर कदम पे उसको संघर्ष करना है। अगर ये स्त्री हैं आप, तो आप देखिए कि आपका संघर्ष बचपन में भी था, घर के उस पूरे के पूरे उस एटमॉस्फेयर में जहाँ एकदम समान स्थिति ना हो भाई और बहन के बीच, जहाँ हर बात के लिए आपको थोड़ा सा अलग से, वो रामदर्श मिश्र की कहानी पढ़े ना, लड़की शीर्षक वाली, हैं कि पढ़ लिख के लाट गवर्नर बनेगी क्या, जब वो किताब पढ़ती रहती है तो पीछे से माँ आके मारती है 2 लात, हैं, यही था ना उस जमाने को। देखिए केदार जी जब ये कविता लिख रहे, बिल्कुल आज नहीं लिख रहे, तो उसके बाद घर से बाहर निकलिए तो संघर्ष शुरू, युवावस्था में आइए तो संघर्ष शुरू,
पति के साथ जाइए तो उसके बाद एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लगातार आपको संघर्ष करना है, आइडेंटिटी कुछ नहीं, और संघर्ष एकदम दिन रात का, हमेशा अपने को साबित करना, हमेशा अपने को प्रूफ करना, ये सारा का सारा आपको जो है एक तरह से देखना पड़ेगा या स्थापित करना पड़ता रहा। इसीलिए कहा कि मैंने उसको जब जब देखा, किसी फेज से जोड़ लीजिए, किसी अवस्था से जोड़ लीजिए, कहीं से भी आप जोड़ करके देखिए, कविता आपको बांधती नहीं है, कविता आपको मुक्त करती है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ लेकर के रख सकते हैं। आप किसी के संघर्ष को देख सकते हैं, किसी के जीवन को देख सकते हैं, आप जिस अवस्था में है उस अवस्था से जोड़ करके अपने को देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि लोहा इसलिए कहा क्योंकि लोहा क्या है, प्रतीक है उस पूरे के पूरे संघर्ष का, उस प्रतिरोध का, अपने उस श्रम का, और श्रम के उस पूरे के पूरे सौंदर्य का। तो ये कहा, और उसके बाद एक 3 लाइन में केवल उस लोहे की प्रक्रिया है। तो इसलिए कविता में के केंद्र में क्या है, कविता के केंद्र में स्त्री है एक बात, अगर शीर्षक है तो, और शीर्षक नहीं है तो पुरुष भी हो सकता है। और कोई क्या है, स्त्री पुरुष से इतर कोई ट्रांसजेंडर को भी हम चाहे तो अपने कंटेम्प्रेरी टाइम में जब इस कविता का पाठ करेंगे तो ये अपने मीनिंग को थोड़ा सा और क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। और फिर कहा कि दूसरी चीज जो केंद्र में है वो है लोहा। तो मैंने जो वो कविता सुनाई कि लोहा क्या है, विनोद कुमार शुक्ल की, तो लोहा क्या, वो मेहनत कश, मजदूर, दबी सताई और संघर्ष करती हुई क्या है, एक तरह से स्त्री का प्रतीक है, या आदमी का प्रतीक है, या व्यक्ति का प्रतीक है। और उसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं कि वो तपेगा भी, वो क्या है, गलेगा भी, वो ढलेगा भी, और उसे गोली के जैसे सांचे में ढाल दिया जाए तो एक समय में वो गोली की तरह चलेगा भी। अब गोली की तरह चलना, गोली की तरह चलना, जाहिर सी बात है कि गोली के तो हाथ पैर होते नहीं हैं, लेकिन कहावत तो यही कहते हैं लोग कि उसने गोली चलाई, गोली को चला दिया। तो गोली जैसे ही हम कहते हैं कि गोली चली तो हमारे सामने एक दृश्य आता है गति का, एक बहुत एकदम यहाँ से चली नहीं कि वहाँ पहुँची, और गोली जहाँ जा कर के लगेगी धंस जाएगी, लगने वाले को मार देगी, पराजित करेगी, पस्त करेगी। तो कहा कि यही है कि जो हर मोड़ पर संघर्ष करती है, हर मोड़ पर एक तरह से क्या है, अपने जीवन से 2-2 4 होती है, अपने साहस से, अपने श्रम से उसको क्या करती है, पराजित करती है। यही वो है जो क्या है, गोली की तरह चलती है। मैंने उसको चलते हुए देखा है, यानी कि मैंने उसे क्या है, इस रूप में भी जीते हुए या परिस्थितियों का सामना करते हुए देखा है। तो मैंने उसको जब देखा, लोहा देखा। तो जब देखा, जब भी देखा लोहा देखा, यानी कि क्या है, उस मेहनत कश की तरह, उस संघर्ष करती हुई, उस श्रम करती हुई क्या है, स्त्री के रूप में ही उसे देखा है। मैंने कभी भी उसे जो है किसी और ऐसे रूप में नहीं देखा है जिसमें कि वो बिल्कुल सुकुमार हो। और स्त्री के बारे में ये कहा, अच्छा वो चीज़ भी, एक तो रवायत या जो रूढ़ है कि वीरांगना का जो मैंने कहा कि टूट गया इस कविता में, दूसरा ये है कि ये माना गया कि ये हमेशा माना गया कि इस चीज़ को भी केदार जी तोड़ते हैं। माना ये गया कि स्त्रियां सुकुमार होती हैं, सरला होती हैं, है ना, कमज़ोर होती हैं, उनके पास पुरुषों जैसा दमखम नहीं होता, उनके जैसा बल नहीं होता, उनके जैसा साहस नहीं होता। यही कहा गया ना, प्रचलित मुहावरा तो यही है कि अरे तुम क्या बराबरी करोगी लड़कों की, तुम क्या बराबरी करोगे जो है पुरुष की, तुम क्या बराबरी करने चली हो अपने भाई की, उतनी ताकत है तुम्हारे पास, उतनी साहस है तुम्हारे पास। तो आप ये भी समझिए कि कवि जो है क्या कर रहा है, कवि जो है उस अर्थ को भी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि 46 की बात है, और 46 की बात है तो बहुत पहले की बात है, जब स्त्री को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े आरोप लगते थे। उसकी
बुद्ध के यहाँ भी जब स्त्रियां आई थी दीक्षा लेने तो जानते ही हैं कि आनंद ने क्या कहा था, और कहा ही था कि अगर आपने दीक्षित करना शुरू कर दिया तो हमारा धर्म आने वाले 500 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा था। मुझे ठीक नहीं मालूम, लेकिन जो जानते होंगे तो ऐसा कुछ कहा था। या ये कहा गया कि हमारे सारी की सारी इपिकल ट्रेडिशन ने हमको क्या बताया, पूरे इपिकल ट्रेडिशन ने हमको ये बताया कि साहब तमाम लड़ाइयाँ स्त्री की वजह से हुई हैं, तमाम विसंगतियों के केंद्र में स्त्री रही हैं, यही बताया ना। और बताया कि जो है, और पूरी भक्तिकालीन कविता ने भी हमको बताया कि माया है और ठगरी हैं, और इनके होने से ही सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। महर्षियों के तप जो है खंडित हो जाते हैं, उनकी तपस्याएं बाधित हो जाती हैं, ये जब अप्सरा की तरह नृत्य करती हैं। कभी ये नहीं कहा कि मन में उसके खोट है जिसका तप जो है खंडित हुआ, अरे लेकिन बताया कि खंडित जिसकी वजह से हुआ, दोषी कौन हुआ, वो हुआ। किसी का रूप हमें मुग्ध कर रहा है, और जो है तो ये हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। दोष किसका हो गया, उस मुग्ध करने वाले का। तो जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस परंपरा में स्त्री को दुर्बल, कमजोर, माया, सीता को भी माया कहा ही गया, ब्रह्म बीच सी शोभती है, क्या राम के बीच और लक्ष्मण के बीच सी शोभती है, ऐसी ब्रह्म बीच माया जैसी। तो जिसे माया कहा, जिसे ठगनी कहा, जिसे कहा गया कि बस जो है ये तो केवल चूल्हा जलाने के लिए होती है, रोटी पकाने के लिए होती है, और आटा पाथने के लिए होती है, यही सब ना। देखिए मैं बिल्कुल धरातल पर आकर के कह रहा हूँ, आपको लगेगा नहीं इस कविता में ये कहाँ से आ गया। आ भी नहीं सकता है, ये हो सकता है कि मेरा कुपाठ हो, लेकिन मैं आपको उन दुनियाओं से जोड़ना चाहता हूँ। तो जिस समाज में ये कहा गया, ये सब कुछ कहा गया, केदार जी ने क्या किया, उस पूरे के पूरे उस ट्रेंड को, उस रवायती विश्लेषण को, उस पूरे के पूरे रवायती संबोधन पर क्या किया है, प्रहार किया है। कि तुम कहते हो कि वो कमजोर है, तुम कहते हो कि दुर्बल है, तुम कहते हो कि अबला है, तुम कहते हो कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकती सिवाय चूल्हा जलाने के, रोटी बेलने के। लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, उस लोहे से कब नहीं देखा, उसे संघर्षरत देखा, संघर्षशील अवस्था में देखा, मेहनत करते हुए देखा, प्रतिरोध करते हुए देखा, उसे मैंने क्या है, केंद्र में देखा। मैंने देखा कि उसकी वजह से क्या है, ये जो रौनक है, कहा कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या समथिंग कोई टावर हो, या ये इमारत ही हो जिसके नीचे हम हैं, ये जो बाहर से इतना भव्य, ये सुंदर, ये इतना शानदार दिखता है, इसकी बुनियाद के केंद्र में वो लोहा है, जिसका आकर्षण हमें नहीं खींचता, लेकिन जिसको उसने अपने ऊपर ले रखा है वो सब हमें आकर्षित करते हैं, सब हमें आकर्षित करते हैं। और लोहा है क्या, लोहा तो मेहनत कश भी है, मजदूर भी है, औरत भी है, सब है। लेकिन आप जानते हैं कि लोहा मूलतः मिट्टी का धर्म है। आप जानते ही हैं कि लोहा हवा से नहीं आता, आकाश से नहीं टपकता। लोहा किसका गुण है, इसी मिट्टी का गुण। मिट्टी के अंदर ही एक खनिज के रूप में आपको हासिल होता है। मैं गलत तो नहीं कह गया? नहीं, अगर हो तो बता दें। से खनिज बनता है, खनिज से भी तो मिट्टी का। अरे जो बनता हो, चट्टान कौन सा हवा में आता है जी? चट्टान किसका है, पर्वत किसका है? वो क्या मिट्टी से बाहर है, धरती से बाहर है? वो एक अलग रिसोर्स है, उससे ही मिट्टी का निर्माण हुआ है सर। भूगोल के टीचर पूछे ना भाई। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस्पात कहाँ से मिलता है? मिट्टी की कोख से कह लीजिए, या मिट्टी के उस निचले हिस्से से मिलता है। तो वो, और ये जो मिट्टी है या धरती है, जो धरती हमें इसे देती है, जो वो भी अपने आप में क्या है, एक स्त्री,
हमने भी उसका कोई रूप गढ़ा तो किसकी तरह गढ़ा, एक स्त्री की तरह गढ़ा। तो संघर्ष के इतने सारे जो आयाम है उसको कवि ने रख दिया। देखने में कविता लगती है कि एक मुहावरे की तरह है कि साहब मैंने उसे जब जब देखा देखा लोहे जैसा जो है तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोरी जैसा छलते, इतनी है। लेकिन फिर उसके बाद जो है कविता आती है कि एक तो शीर्षक के साथ रख करके विचार करिए, शीर्षक को हटा करके विचार करिए। कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि लोहा। लोहा क्या है ये समझिए, और इसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया, विनोद कुमार शुक्ल से समझाया, बिल्कुल हमारे समय के कवि से समझाया कि लोहा है क्या, लोहा किसका प्रतीक है, क्यों लोहे की इतनी तलाश है। और फिर उसके साथ जोड़ करके तब आइए आप स्त्री जीवन, स्त्री के संघर्ष, रवायती संबोधन, और संबोधन के साथ दो दो हाथ करिए, तब जाकर के ये कविता। अब आप बताइए कि अभी पढ़ते हुए, मतलब पढ़ने से पहले आप जो जो भी सोच रहे थे इस कविता के बारे में, जहाँ जहाँ जब मैंने आप में से 5-10 को खड़ा कराया था, आपको लगा था कि कविता यहाँ तक खींच के ले जाएगी हमको? ले गई ना। आप हर एक एक इंडिविजुअल उस कविता में अपनी उपस्थिति महसूस कर सकता है।